हेलो एवरीवन। ये जो हम उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के लिए जो उत्तराखंड स्पेशल की सीरीज़ चला रहे हैं उसमें का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड जो स्वतंत्रता आंदोलन और राज्य प्राप्ति जो आंदोलन हुआ था और यहाँ के जो वन आंदोलन हुए थे जैसे फॉरेस्ट रिजर्व के लिए जो फॉरेस्ट राइट्स के लिए जो थे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम समझेंगे कि ये जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना तो इसके लिए जो आंदोलन किया गया वो किस प्रकार से था और ये स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका थी इसके बारे में हम समझेंगे। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जैसे कि हम अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक बार मैप को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ आज फिर से मैप को रिवाइज़ करेंगे जिसमें कि हमें पता है, हमने लास्ट वीडियोज़ में भी पढ़ा है कि उत्तराखंड 2 डिवीज़न में बटा है। एक है गढ़वाल डिवीज़न, दूसरा है कुमाऊं डिवीज़न। कुमाऊं डिवीज़न में हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और गढ़वाल डिवीज़न में 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो यहाँ से ये हमारा डिमार्केशन लाइन है और इसके इस तरफ जितने भी है ये सारे कुमाऊं डिवीज़न के ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जिसमें से ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आते हैं। और गढ़वाल डिवीज़न में हमारे चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी आता है। तो चलिए हमने एक बार अपना ये मैप रिवाइज़ कर लिया। अब हम आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारा, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जाता है, इसे किसने कहा था? दामोदर सावरकर ने इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर नाम दिया था। तो ये इसकी जो शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति में, तो इसमें जो प्रारंभ में इसमें किसने भाग लिया था? उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? ये कुमाऊं क्षेत्र के कालू महारा ने इसमें भाग लिया था। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता था? क्रांतिवीर कहा जाता था और इन्हें ही उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। ठीक है। फिर 1870 में तत्कालीन अल्मोड़ा में एक वाद विवाद क्लब की स्थापना की गई। कब? 1857 में तो कालू महारा का फिर हमने पढ़ा कालू महारा का। फिर उसके बाद 1870 में किसकी स्थापना की गई? वाद विवाद क्लब की स्थापना की। एक तरह से डिबेट क्लब था और ये 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित किया गया जो सामाजिक चेतना का एक माध्यम बना। अखबार वैसे भी, जैसे ये सबसे पहला अखबार तो हमारा जैसे 1770 के आसपास ये जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने लगाया था, द बंगाल गैजेट, तो उसी प्रकार उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 1871 में अल्मोड़ा में जो अखबार प्रकाशित किया गया, ये अल्मोड़ा अखबार के नाम से जाना गया, जो सामाजिक चेतना का एक माध्यम बना। यह अखबार प्रमुख रूप से कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित हुआ था। अल्मोड़ा भी देखिए कुमाऊं रीजन में ही आता है। ठीक है। फिर 1886 के कलकत्ता के कांग्रेस सम्मेलन में कुमाऊं के ज्वालादत्त जोशी सहित 2 लोगों ने भाग लिया था। अब हम ये जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कभी 1885 में हुई। ठीक है। 28 दिसंबर को जो पहला ये गोपाल दास तेजपाल दास संस्कृत विद्यालय मतलब संस्थान में जो इसकी पहला अधिवेशन हुआ था ना, AO ह्यूम, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे। तो इसकी स्थापना तब हुई थी। और 1886 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, 85 वाला तो मुंबई में हुआ, ये जो 86 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ इसमें उत्तराखंड से भी एक जो भाग जो 2 लोगों ने लिया था, उसमें एक कौन थे? ज्वालादत्त जोशी थे। ये कहाँ के थे? ये कुमाऊं क्षेत्र के थे। ठीक है। तो उत्तराखंड में ही आता है। तो 1903 में गोविंद वल्लभ पंत यहाँ के बहुत ही फेमस पर्सनालिटी में से एक हैं तथा हरगोविंद पंत ने अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। कब की थी? 1903 में। देखिए ये उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो इस क्लब का मुख्य उद्देश्य था स्थानीय युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जो उत्पन्न करना। ठीक है। 1905 में देहरादून में गढ़वाली साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। कब? 1905 में देहरादून में गढ़वाली। और ये हमने पढ़ा था कब? 1870 में अल्मोड़ा अखबार। ठीक है। 1871 में आके। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो 1905 में बंगाल विभाजन का जो प्रभाव है उत्तराखंड पर भी पड़ा। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा जिला था? अल्मोड़ा प्रभावित रहा। दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने की योजना उत्तराखंड में बनी थी। मतलब ये जो दिल्ली में गवर्नर जनरल के ऊपर नहीं, उनका जब ये दिल्ली दरबार राजधानी जब दिल्ली शिफ्ट की जा रही थी तो हाथी के ऊपर लॉर्ड हार्डिंग बैठे हुए थे, तो उन पर बम जो फेंका गया था। तो इसकी जो योजना बनी थी कहाँ बनी थी? उत्तराखंड में बनी थी। इसका निर्णय 1912 में रासबिहारी बोस के नेतृत्व में देहरादून में आयोजित एक गुप्त बैठक में लिया गया था। रासबिहारी बोस ये क्रांतिकारी थे, कहाँ के थे? बंगाल के थे। और बाद में इन्होंने निर्वासित जीवन जिया। इनका देखिए ये जो इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, इसमें भी इनका योगदान रहा था। तो ये जापान चले गए थे बाद में जब निर्वासित जीवन जब ये जी रहे थे। ठीक है। तो 1912 में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उत्तराखंड के कई मतलब जो उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है वो इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है कि कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1912 में की गई थी। तो राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने के उद्देश्य से कुमाऊं केसरी समाचार पत्र को पंडित बद्रीनाथ पांडे ने इसे प्रकाशित किया था। ये देखिए जितनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नाम आते हैं ना, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो कुमाऊं केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पंडित बद्रीनाथ पांडे।
फिर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल तथा हेमचंद आदि ने 1914 में होम रूल लीग की उत्तराखंड में शाखा स्थापित की थी। होम रूल लीग देखिए, होम रूल लीग ने किसने, एक एनी बेसेंट ने चलाया था। एनी बेसेंट ने पूरा देशव्यापी व्यापी चलाया था। जो बाल गंगाधर तिलक जी ने है, इन्होंने महाराष्ट्र में चलाया था। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि उत्तराखंड में इसमें से कौन जुड़े हुए थे, मोहन जोशी और बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल तथा हेमचंद। ठीक है, फिर वर्ष 1916 में कुमायूं परिषद की स्थापना की गई। वर्ष 1916 में कुमायूं काउंसिल जो बनाया गया था, कुमायूं परिषद में कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त ये दमनकारी प्रथाओं का विरोध किया गया था। ठीक है, फिर 1917 में महात्मा गांधी द्वारा नैनीताल एवं अल्मोड़ा में स्वराज सभाएं आयोजित की गई थी। 1915 में जब ये महात्मा गांधी स्वदेश वापस आ गए तो उन्होंने एक साल तो पूरे देश का मतलब भ्रमण किया था। फिर 1917 में उन्होंने, महात्मा गांधी ने नैनीताल एवं अल्मोड़ा में स्वराज सभाएं आयोजित की थी। कहाँ, नैनीताल में और अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा वैसे भी ये स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से, हर दृष्टि से उत्तराखंड में काफ़ी फेमस रहा है। तो गढ़वाल के देहरादून तथा कुमायूं की हल्द्वानी में रॉलेट एक्ट को निरस्त करवाने के उद्देश्य से 1918 में प्रस्ताव पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट क्या था, ये जो था ना कि बिना कानून वाला, जो बिना अपील बिना दलील के जो लोगों को एक तरह से अरेस्ट कर लिया गया था, तो ये रॉलेट एक्ट आया था। तो इसके विरुद्ध पूरे देश में, मतलब इसके विरोध में आंदोलन हो रहे थे। तो इसमें अब देहरादून भी, उत्तराखंड भी क्यों पीछे रहता, तो गढ़वाल के देहरादून तथा कुमायूं की हल्द्वानी में रॉलेट एक्ट को निरस्त करने के उद्देश्य से 1918 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। 1919 में अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में रॉलेट एक्ट का भारी विरोध किया गया था। इस अधिवेशन में कुमायूं गढ़वाल का नेतृत्व मुकुंदी लाल जो बैरिस्टर थे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया था। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़केसरी कहा जाता था। ये भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो कुमायूं परिषद ने 1921 में कुली बेगार, कुली उतार तथा कुली बर्दाश्त जैसी कुछ प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस आंदोलन के अंतर्गत 13-14 जनवरी 1921, यानी मकर संक्रांति का टाइम होता है ना, 13-14 जनवरी, तो इसके पर्व पर कुमायूं की प्रसिद्ध तीर्थ बागेश्वर नामक स्थान पर, जो सरयू नदी के तट पर स्थित है, जनता ने कुली बेगार न देने की शपथ ली थी एवं कुलियों की नामवली रजिस्टर को फाड़कर सरयू नदी में ही प्रवाहित कर दिया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे, बद्रीनाथ पांडे जी थे। ये हिंदू महासभा के भी सदस्य थे, जो मदन मोहन मालवीय जी इन लोगों ने बनवाई थी ना, तो हिंदू महासभा, इसके भी सदस्य थे बद्रीनाथ पांडे जी। तो हर गोविंद पंत तथा चिरंजी लाल ने किया था। यहाँ यह स्मरणीय है कि पंडित जो बद्रीनाथ पांडे थे, इनको कूर्मांचल सदी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, फिर वर्ष 1921 में कुली बेगार आंदोलन के समय महात्मा गांधी बागेश्वर कुमायूं आए थे। बागेश्वर एक ना टूरिज्म का भी स्थान है, ये कुमायूं में है। तो बागेश्वर आए थे तथा यहाँ पर स्वराज आश्रम स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था, बागेश्वर में स्थापित किया गया था। इस अवसर पर गांधी जी ने चंद्र सिंह गढ़वाली, वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी, को गांधी टोपी पहनाई थी। जो गांधी टोपी गोल सी थी ना, उसको। फिर पेशावर कांड के नायक जो थे, चंद्र सिंह गढ़वाली थे। पेशावर कांड क्या था, तो 23 मार्च 1930 को पेशावर में, पेशावर कहाँ है, ये आता है अब तो पाकिस्तान में आता है, उस वक्त ये लाहौर के आगे उधर था। तो अंग्रेज कमांडर द्वारा निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलाने के आदेश की अवहेलना करते हुए सैनिक विद्रोह कर दिया था। किसने कर दिया था, चंद्र सिंह गढ़वाली ने। चंद्र सिंह गढ़वाली यही थे, चंद्र सिंह भंडारी, जिनको गांधी जी ने फिर टोपी पहनाई थी अहिंसा वाली, सत्य अहिंसा। तो वर्ष 1929 में आर्य समाजी नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ ने उत्तराखंड में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, उसमें नरदेव शास्त्री ने उत्तराखंड में इसका नेतृत्व किया था। फिर 30 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत के सिवाय संपूर्ण उत्तराखंड में तिरंगा झंडा फहराकर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये 30 जनवरी 1930 को क्यों मनाया गया था, क्योंकि देखिए जब ये 1929 के जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, इसमें ये 26 जनवरी की तारीख तय की गई थी कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन बनाएंगे। तो 30 जनवरी को 1930 को टिहरी रियासत क्यों, टिहरी रियासत में यहाँ ना राजशाही सत्ता थी। राजशाही तो राजा तो वैसे भी वहाँ के जो ब्रिटिशर्स के एक तरह से प्रोटेक्टरेट थे, प्रोटेक्टरेट मतलब उनके संरक्षण में आते थे, तो वो तो क्यों ही स्वतंत्रता आंदोलन मनाएंगे। तो इसको टिहरी रियासत को छोड़ के बाकी पूरे उसमें स्वतंत्रता ये दिवस मनाया गया था। कब, तिरंगा झंडा फहराकर 30 जनवरी 1930 को। तो जून 1929 में महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के साथ उत्तराखंड एवं हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर आदि की यात्रा की थी। इसी दौरान 12 दिन महात्मा गांधी ने कौसानी में श्रीमद् भगवद गीता पर प्रसिद्ध अनासक्ति योग टीका इन्होंने कहाँ लिखी थी, इन्होंने कौसानी में लिखी थी, उत्तराखंड में। किसने, गांधी जी ने। तो 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा में उत्तराखंड में भैरव दत्त जोशी, ज्योतिराज कांडपाल तथा खड़क बहादुर ने भाग लिया था। दांडी यात्रा जो उन्होंने शुरू की थी ना, साबरमती आश्रम से दांडी तक इन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए, ये 1930 में थी। 12 मार्च से इन्होंने शुरू की थी, 6 अप्रैल को इनकी खत्म हुई थी दांडी यात्रा। तो
1930 में दांडी यात्रा की तर्ज पर कुमायूं में भी नमक सत्याग्रह चलाया गया था। मतलब नमक का जो कानून, मतलब नमक जैसी चीज़ पे भी सॉल्ट टैक्स जो अंग्रेज़ लगाते थे ना, तो इसको नमक कानून तोड़ने के लिए इन्होंने खुद से नमक बनाया था गांधी जी ने। तो उसी की तर्ज पर 1930 में भी यहाँ कुमायूं में भी नमक सत्याग्रह चलाया गया था। तो वर्ष 1930 में ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन गढ़वाल जनपद के दुगड्डा नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। कब? 1930 में ब्रिटिश गढ़वाल का जो पहला राजनीतिक सम्मेलन था दुगड्डा नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। फिर 30 मई 1930 को टेहरी राजशाही के विरुद्ध तीव्र आंदोलन हुआ था, जिसमें 70 व्यक्ति मारे गए थे। इस आंदोलन को रवाई कांड या तिलाड़ी कांड भी कहा जाता है। अब हम तिलाड़ी कांड के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या था कि 30 मई की तारीख को 1930 को टेहरी राजशाही के विरुद्ध, इसमें तिलाड़ी का आंदोलन में ये था कि ये जो टेहरी रियासत थी ना, इन रियासत में मतलब इन्होंने एक बिल पारित किया था। इसमें ये था कि ये जो जंगल वाला एरिया था, इन्होंने एक तरह से उसको संरक्षित एरिया जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया था। तो उस जंगल क्षेत्र में जैसे लोग भी रहते थे, जनजातियाँ भी रहती थी, तो वो रहती थी, तो वो जंगल के ही चीज़ों से अपना जो भी वहाँ से उनको जंगल की चीज़ों से मिलता था उससे वो अपना गुजर बसर करती थी। तो इन्होंने जब उसको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया तो उन लोगों के अधिकार छिन गए। इसमें लोगों ने वहाँ विरोध किया, तो उसमें क्या था कि राजा के जो दीवान थे उन्होंने एकदम गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो 70 व्यक्ति उसमें मारे गए। तो इसे ही रवाई कांड या तिलाड़ी कांड कहते हैं। तो 1929 से 1933 के बीच महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पर्वतीय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए दुगड्डा आए थे। दुगड्डा में ही यहाँ पे ये इसलिए भी था, और ये दुगड्डा चंद्रशेखर आज़ाद जी भी यहाँ आए थे। ठीक है। फिर 23 फरवरी 1938 को टेहरी राजशाही वंशानुगत शासन के विरोध हेतु रियासत की जनता के हितों की रक्षा हेतु श्री देव सुमन के नेतृत्व में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रजामंडल के अन्य सदस्य टेकराम जोशी, नागेंद्र नाथ सकलानी तथा परिपूर्णानंद पेन्याली। अब जैसे इस तरह के हत्याकांड जब होते हैं तो उसमें क्या था, अंग्रेजों के विरुद्ध भी एक तरह से अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई हो रही थी, टिहरी रियासत में भी इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो उन्होंने राजशाही के खिलाफ भी आंदोलन किया। तो श्रीनगर गढ़वाल में 5-6 मई 1938 को कांग्रेस का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ब्रिटिश गढ़वाल तथा टिहरी रियासत के एकीकरण का प्रस्ताव पास किया। इस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। विजयलक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहनी थी। फिर आगे हम देखते हैं, अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन से उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा। देघाट, धामदोल, अल्मोड़ा तथा सल्ट क्षेत्र में भी अनेक आंदोलनकारी शहीद हुए। तो ये सल्ट क्षेत्र कहाँ था? ये सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा, ये जो सल्ट का एरिया है ना, अल्मोड़ा में आता है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन इसकी इन्होंने गांधी जी ने इसकी उद्घोषणा की, तो देघाट, धामोदो, सालम, अल्मोड़ा तथा सल्ट क्षेत्र में अनेक आंदोलनकारी शहीद हुए। 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र के खुमाड़, ये खुमाड़ का एरिया है, ये काफ़ी फेमस है, नामक स्थान पर ब्रिटिश सैनिकों की गोलाबारी से अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका पर महात्मा गांधी ने इसे कुमायूं का बारदोली कहा था। इसमें ऐसा क्या था, ये सल्ट का जो एरिया था, मतलब ये 30 मई को ये घटना हुई थी। ये आज भी यहाँ पे शहीदी दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या था, अंग्रेजों ने जैसे गोली चला दी थी तो कई लोगों की जान गई थी। तो 5 सितंबर को खुमाड़ में आज भी प्रत्येक वर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो राज्य प्राप्ति आंदोलन एवं वन आंदोलन, तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी ये जो उत्तराखंड अलग राज्य की जो पहाड़ी क्षेत्र की मांग हो रही थी तो कब से हो रही थी, तो ये बहुत पुरानी मांग थी। तो इसमें हम समझेंगे, इसका एक हिस्टोरिकल पूरा क्रोनोलॉजी समझेंगे। तो मई 1938 में क्या हुआ, गढ़वाल एवं कुमायूं को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य की मांग उठी। कब उठी? मई 1938 में उठी। सोचिए, आज़ादी के पहले ही ये मांग उठने लगी थी। तो गढ़वाल के श्रीनगर में, श्रीनगर जो हमने पढ़ा था ना कल लास्ट लेक्चर में, कि श्रीनगर कहाँ आता है, ये मतलब ये पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में आता है श्रीनगर। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है। तो यहाँ आयोजित कांग्रेस की एक राजनीतिक सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ये बात की थी कि ये मतलब एक अलग राज्य होना चाहिए। तो 1946 में हल्द्वानी में कांग्रेस, हल्द्वानी इधर ये नीचे के क्षेत्र में आता है, तो हल्द्वानी में कांग्रेस के एक सम्मेलन में बद्रीनाथ पांडे ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग अलग जो प्रशासनिक भाग मांगने की जो इसकी मतलब मांग की थी। इस सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कुमायूं गढ़वाल को एक अलग भौगोलिक क्षेत्र के रूप में गठित करने की मांग की। तो ये मांग देखिए 1938 से शुरू हो गई थी, फिर 46 में भी इसकी गूंज हुई कि फिर से इसको अलग किया जाए। फिर उत्तरांचल एवं हिमालय के भूभाग को मिलाकर एक हिमालयी राज्य बनाने के लिए 1950 ईस्वी में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। 1950 में आके ये जो हिल स्टेट की जो जन समिति का गठन किया गया, कब किया गया? पर्वतीय विकास जन समिति 1950 में किया गया। किस लिए किया गया? कि हिमालय क्षेत्र में जो भी उत्तरांचल का एरिया है इसको अलग एक राज्य बनाया जाए। कम्युनिस्ट नेता जो थे PC जोशी, कम्युनिस्ट मतलब आइडियोलॉजी इनकी कम्युनिस्ट विचारधारा थी, तो 1952 में पर्वतीय क्षेत्र को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की थी इन्होंने, कि इसको इकोनॉमिक जो अलग बेनिफिट दिए जाएँ। तो फजल अली आयोग जो बना था ना, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये हमने पढ़ा होगा कि जब
ये लैंग्वेज के आधार पर राज्य की मांग चल रही थी, तो उसी टाइम पे फजल अली आयोग भी बना था कि क्या ये मांग जायज़ है। तो इसमें उन्होंने बोला था कि उत्तर प्रदेश राज्य को पुनर्गठन के अंतर्गत इस क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की संस्तुति उसमें भी प्रस्तुत की गई थी। फिर टिहरी रियासत पूर्व राजा जो मानवेंद्र शाह थे, इन्हें राज्य के गठन के वर्ष के लिए 1957 में आंदोलन का प्रारंभ किया था। फिर देखिए टिहरी रियासत तो 1949 के आसपास आके इसने टिहरी रियासत से राजशाही हटा दी गई थी, उसका भारत में विलय हो गया था। फिर उसके बाद जब ये भारत में विलय हो गया तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य बना, मतलब उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना। तो टिहरी रियासत के जो पूर्व राजा थे मानवेंद्र शाह थे, बाद में तो राजशाही हट गई, तो केवल मतलब एक ये राजा वाला पद तो हट गया। तो इन्होंने कहा कि अब हम 1957 में इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया कि अलग राज्य हमें बनाया जाए, हम उत्तर प्रदेश से हमें अलग किया जाए। फिर सन 1979 में मसूरी नामक स्थान पर उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। इस दल के गठन का उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य का गठन करना था। 1979 में आके, मतलब ये इमरजेंसी कब लगी थी, 1975 के आसपास लगी थी, 75 से 76। तो उसके बाद ये 1979 में मसूरी जो कि देहरादून की ज़िले में आता है, इसमें उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया और एक स्वतंत्र राज्य का गठन हुआ। ठीक है, कि मतलब गठन करना है, ऐसा उद्देश्य था इनका। तो भाजपा ने वर्ष 1987 में अल्मोड़ा के एक पार्टी सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता लाल कृष्ण आडवाणी जी कर रहे थे, उस वक्त देखिए बीजेपी एक पार्टी के रूप में उभर रही थी, तो इनको क्या था, जन आधार चाहिए था। तो इन्होंने जनता की जो मांगे थी उनको अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। तो उस वक्त जनता की क्या मांग थी, उत्तराखंड की मांग थी कि हमें एक अलग राज्य बनाया जाए। तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम मतलब पर्वतीय क्षेत्र को काटकर एक अलग राज्य बनाएंगे। 1987 में ये लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसको मतलब एक तरह से तूल दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उत्तरांचल राज्य की प्राप्ति हेतु गठित सभी संगठनों ने मिलकर 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। फिर 1989 में इसका गठन किया, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। फिर उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जो थे जसवंत सिंह बिष्ट, इन्होंने 1990 से अलग राज्य के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहला प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने, जसवंत सिंह बिष्ट ने प्रस्तुत किया था। फिर 20 अगस्त 1991 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल राज्य के गठन हेतु कांग्रेस, ये जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र ने इसे स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया 20 अगस्त 1991 को। अच्छा, इस वक्त हम ये क्रोनोलॉजी समझते हुए चलेंगे। उस वक्त जैसे पीवी नरसिम्हा राव जी की, इनको तो खैर 92 में आई थी, ये जैसे मिश्रित सरकार आ रही थी, उस वक्त कोई भी स्थायी गवर्नमेंट केंद्र में नहीं रुक पा रही थी, क्योंकि जैसे कांग्रेस की जब राजीव गांधी की सरकार गई, उसके बाद फिर पीपी सिंह की सरकार बनी कुछ दिन के लिए, फिर चौधरी चरण सिंह के फिर इलेक्शन हुए, तो फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो उस वक्त मतलब केंद्र में भी एक अस्थिरता का माहौल चल रहा था। और उसी बीच उत्तर प्रदेश से मतलब जो भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल राज्य के जो गठन हेतु ये जो प्रस्ताव भेजा था, उसको उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1993 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्य सरकार ने पृथक उत्तराखंड राज्य का गठन तथा उसकी राजधानी पर विचार करने के लिए रमाशंकर कौशिक, ये कौशिक कमेटी का जो गठन किया गया था, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पृथक राज्य की सिफारिश की थी। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि 11 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल के काशी सिंह एरी ने गैरसैंण के एक राज्य की प्रस्ताव राजधानी की ये जो नींव रखी थी, उसका नाम उन्होंने चंद्रनगर रखा था। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था कि हम मतलब एक अलग राज्य जो भी है बनाएंगे, तो उसकी जो राजधानी रखेंगे, उस टाइम पे जब मांग चल रही थी तो ये हुआ कि हम उसकी राजधानी गैरसैंण बनाएंगे। गैरसैंण, अगर पूरा उत्तराखंड का नक्शा देखे ना, तो ये बीच में आता है। ये कहाँ पे पड़ता है, ये मतलब ये जो माउंटेनियस रीजन में ही पड़ता है, और ये अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर की दूरी पे आता है। और बाकी ये गैरसैंण कहाँ पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में अभी फिलहाल आता है ये। तो इसको मतलब माना गया, जब ये मांग हो रही थी कि उत्तराखंड अलग राज्य बनाया जाएगा, तो गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात चल रही थी। ठीक है, और फिर लेकिन राजधानी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि राजधानी मतलब एयर कनेक्टिविटी भी हो, रोड कनेक्टिविटी भी हो, हर तरह से ना देखा जाता है ना। तो उस समय जब राज्य बना था ना, तो अंतरिम जो राजधानी बनाई गई थी, देहरादून को बनाया गया था। क्योंकि देहरादून इसलिए बनाया गया था क्योंकि देहरादून से जैसे राजधानी की भी दूरी ज़्यादा नहीं थी, दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी उसके पास है। और अगर गैरसैंण को देखा जाए तो इसकी दिल्ली से दूरी होती थी 450 किलोमीटर, और इसके पास का जो भी मतलब एयरपोर्ट भी था, तो और 16 किलोमीटर ये अल्मोड़ा से दूर था। इसके पास का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट था वो भी था, मतलब गौचर एयरपोर्ट था, वो इतना ज़्यादा वो नहीं था, मतलब डेवलप नहीं हुआ था। तो ये हुआ, इस हिसाब से जो अंतरिम राजधानी देहरादून बनाई गई थी। फिर हर चीज़ से देखा गया कि मतलब सेंट्रलाइज्ड पावर के उसमें, और सबसे ज़्यादा मतलब जैसे विकास के क्रम में भी देखा गया, तो लोगों को लगा कि नहीं, देहरादून ही उपयुक्त है, तो फिर उसी को आगे राजधानी घोषित किया गया। ठीक है,
फिर 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने पृथक उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा कर दी। कब? 15 अगस्त 1996 को, आज़ादी के दिन ही की। किसने? एच.डी. देवगौड़ा जी ने की। फिर वर्ष 2000 में केंद्र की तत्कालीन भाजपा सरकार, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने उत्तरांचल राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा, जिसे सरकार के विधानसभा के दोनों सदनों ने पास करके भेज दिया। ठीक है, अब ये थोड़ी सी क्रोनोलॉजी है कि किस डेट को क्या क्या हुआ, तो एग्जैक्टली डेट नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। 27 जुलाई 2000 को विधेयक को उत्तर प्रदेश सरकार पुनर्गठन विधेयक के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया। फिर इस विधेयक को मतलब 1 अगस्त को लोकसभा में, फिर 10 अगस्त को राज्यसभा में इसको मंजूरी मिल गई। फिर 28 अगस्त 2000 को तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे ना, ये होता है ना प्रोसेस कि पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी में से एक को, बारी बारी से दोनों में जब प्रस्ताव पारित हो जाता है, फिर राष्ट्रपति की जो अनुमति ले ली जाती है, अगर उन्होंने स्वीकृति दे दी तो फिर वो एक एक्ट बन जाता है। फिर 8 अगस्त की मध्य रात्रि से इसे सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया गया, एक्ट बन गया फिर वो। अब हम वन आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो उत्तराखंड में ये जो फॉरेस्ट राइट्स के लिए जो भी आंदोलन हुए हैं कि फॉरेस्ट के लिए, तो वो क्या क्या थे, तो उनमें है क्या है, उत्तराखंड में प्राकृतिक संपदा का दोहन अंग्रेज़ों के समय से ही था। देखो बहुत ज़्यादा जब यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया था तो अंग्रेज़ों को क्या दिखता था, मतलब फॉरेस्ट में क्या लकड़ियाँ दिखती थी ये सारी, क्योंकि वो लोग ना जैसे नाव वगैरह बनाते थे उनकी नेवी वगैरह, तो वो लोग लकड़ियों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। हाँ, तो उत्तराखंड में इन्होंने प्राकृतिक संपदा का बहुत बुरी तरह से दोहन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया। उससे पहले जैसे लोग रहते थे तो वो पर्वतों को और ये पहाड़ों को, ये पेड़ों को अपनी संपदा समझते थे, मतलब इनके साथ इनकी पूजा करते थे, तो इनके सामंजस्य में रहते थे, तो दोहन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अगर एक पेड़ काटते थे तो उसकी जगह 10 लगाते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक अंधाधुंध जब दोहन शुरू किया तो लोगों ने इसके विरुद्ध क्या किया कि मतलब नहीं, ये गलत हो रहा है, हमारी संपदा है, ये पेड़ है, इनको काटना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर 19वीं सदी के मध्यकाल एवं उत्तरार्ध में राउत गांव तथा पनियाल गांव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहीं से यहाँ के आंदोलन की शुरुआत होती है। तो 19वीं सदी के जो मध्यकाल में उत्तरार्ध में टिहरी गढ़वाल की प्रताप नगर तहसील के अंतर्गत पोखरी गांव, जो पौड़ी गढ़वाल की थैलीसैंण तहसील में आता है, वन आंदोलन की शुरुआत मानी जा सकती है, 19वीं सदी के अंतरार्ध में हुई थी। ठीक है, फिर वन आंदोलन की शुरुआत मानी जा सकती है, इसी से प्रेरणा लेकर वर्ष 1930 के दशक में तिलाड़ी गांव जनपद उत्तरकाशी में जो आता है, जहाँ गंगोत्री और यमुनोत्री है, यहाँ काफ़ी ऊंचाई पे है, यहाँ का जो तिलाड़ी गांव है, व्यापक स्तर पर राजशाही आदेशों के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू हुए। तो तिलाड़ी आंदोलन जैसे अभी हमने पीछे भी देखा था कि तो राजशाही ने जो आदेश दिए थे उनके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था, इसे रवाई आंदोलन भी कहा जाता है। तो 1970-75 के मध्य उत्तराखंड में प्राकृतिक संपदा के संरक्षण हेतु अनेक संस्थाओं का गठन किया गया था, जैसे सर्वोदयी सरकारी वन समितियाँ, दशौली ग्राम स्वराज संघ तथा महिला मंगल दल आदि। तो ये 1970-75 में हुआ था। अच्छा, जब तिलाड़ी आंदोलन हुआ था 1927-28 के, ये जो तिलाड़ी आंदोलन तो खैर 1930 में हुआ था, 30 मई 1930 को, लेकिन ये जो उस वक्त के राजा थे जिनका ये आदेश आया था, वो राजा थे नरेंद्र शाह, ये टिहरी रियासत के राजा थे, और ये 27-28 में इनका आदेश आया था। लेकिन 1930 वाले दिन इनके जो दीवान थे, ये जो मतलब इनका जो आदेश पारित कराने आए थे, तो उन्होंने मतलब आदेश दे दिया था कि जो लोग उनका विरोध कर रहे थे कि इनकी गोलियाँ चला दो, तो लगभग 70 लोगों की जान चली गई थी। तो ये इसी वजह से ये आंदोलन इसे फेमस है। ठीक है, फिर वर्ष 1970-75 के मध्य उत्तराखंड में प्राकृतिक संपदा के संरक्षण हेतु अनेक संस्थाओं का गठन किया गया, ये हमने देख लिया। फिर 1972 में चमोली का जो रैणी ग्राम की महिलाओं में गौरा देवी की अध्यक्ष, अच्छा गौरा देवी जो चिपको आंदोलन था ना, इसकी एक तरह से उद्घोषक थी, ये उसकी मतलब एक कर्णधार टाइप की थी। तो रैणी ग्राम की कहाँ की थी, गौरा देवी की अध्यक्षता में महिला मंगल दल की स्थापना हुई, और गौरा देवी को चिपको वुमन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1973 को चंडी प्रसाद भट्ट सर्वोदय कार्यकर्ता ये थे, इनके आगे हम इनकी फ़ोटो देखेंगे। तो इनके नेतृत्व में दशौली ग्राम स्वराज मंडल द्वारा चिपको आंदोलन का ढांचा तैयार किया गया। तो मतलब जैसे गौरा देवी ने एक तरह से इसकी शुरुआत की, लेकिन फिर उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में शुरू करने की ज़रूरत थी ना। तो 1974 में चमोली जिले में मुख्यालय का है, गोपेश्वर में है चमोली जिला का, कि रैणी ग्राम की 21 महिलाओं ने जंगल काटने के विरोध में वृक्षों से चिपक कर विद्रोह किया, और यहाँ पर चिपको आंदोलन की नींव पड़ी। इनमें क्या होता था कि जैसे सरकार का आदेश था कि यहाँ के पेड़ों को काटा जाए, तो बहुत बड़ी संख्या में जैसे नहीं रोड बनानी है, डेवलपमेंट
पर्यावरण के नाम पे बहुत ज़्यादा पेड़ जब काटने लगे तो यहाँ के लोग जो एक तरह से यहाँ पे रहते थे तो उनको पेड़ों से बहुत लगाव था, तो ये लोग जाके पेड़ पे चिपक के खड़े हो जाते थे, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के कि अब ये लोग कैसे काटेंगे फिर पेड़। तो एक तरह से इसी वजह से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। तो चिपको आंदोलन की जो मातृ संस्था दशौली ग्राम स्वराज मंडल ने वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए व्यापक कार्य योजना प्रारंभ की थी। फिर चिपको आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय गौरा देवी को जाता है तथा इस आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा थे। मतलब इन्होंने शुरू किया था गौरा देवी जी ने, लेकिन इन्होंने तो मतलब एज अ रैंडम शुरू कर दिया, लेकिन इसको जैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में किया तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। सुंदरलाल बहुगुणा जी की मतलब ये इनको तो कई सारे पद्म पुरस्कार से भी इनको नवाजित किया गया है, और अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, ये लास्ट 2021 में ही मई में इनकी डेथ हुई है, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में थे। फिर चिपको आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का श्रेय फिल्म निर्माता पामेला रुक्स देखो एक डायरेक्टर थी, इन्होंने इसी पे आके ये इस वक्त यहाँ पे आई होंगी तो उन्होंने देखा कि ये चीज़ हो रही, तो उन्होंने एक मूवी बना दी इस पर, और एक डॉक्यूमेंट्री टाइप। तो इसका इन्होंने नाम रखा चिपको रिस्पॉन्स टू द फॉरेस्ट क्राइसिस, तो इस वजह से ये और भी ज़्यादा फेमस हो गया। तो मैती आंदोलन की शुरुआत कल्याण सिंह रावत द्वारा वर्ष 1994 में चमोली जनपद में हुई थी। फिर मैती गढ़वाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मायका। फिर वन आंदोलन से मुख्य रूप से 3 नाम प्रसिद्ध हैं, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा। गौरा देवी का नाम ये जो जन्म हुआ जोशीमठ में हुआ था। ये जोशीमठ के लाता नामक गांव के एक भोटिया परिवार, भोटिया एक जनजाति होती है, हम इस जनजाति के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इस भोटिया जनजाति में इनका जन्म हुआ था और इनका विवाह रैणी नामक गाँव में हुआ था, इसलिए इन्हें रैणी की गौरा भी कहा जाता है। चमोली के रैणी गाँव में गौरा देवी के नेतृत्व में वन कटाई के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया था। गौरा देवी को चिपको वुमन भी कहा। ये देखिए ये फोटो जो है ये गौरा देवी जी की फोटो है, इन्हें चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, और ये सुंदरलाल बहुगुणा जी की फ़ोटो है। फिर चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में देख लेते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म चमोली में हुआ था। इन्होंने श्रमिक सहकारी संघ तथा दशौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी। इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से इन्होंने वृक्ष की सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैलाई थी। फिर सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा भी चिपको आंदोलन से संबंधित थे। पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें 1981 में पद्मश्री, 84 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 85 में वृक्ष मानव पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये फ़ोटो है चंडी प्रसाद भट्ट जी की। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तराखंड के जो टूरिज़्म प्लेसेस हैं, फिर यहाँ पे कैसे मिनरल रिजर्व पाए जाते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।